A very warm good morning to all of you, dear Navodiyans. Hope you all are doing well. And let me formally introduce myself to you all. Friends, I am Anuradha Pal. I am from JNV Haridwar, 2004 batch. And guys, I did BTech in Electronics and Communication Engineering from Pantnagar University in 2008. यूपीएससी की अब तक की जर्नी मेरी कुछ इस तरह से रही है. After completing my schooling from JNV, I went to Pantnagar University. There, I got placed in Tech Mahindra. But somehow, due to recession, the posting got delayed. तो इन बिटवीन आई थॉट कि मुझे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की में ज्वाइन कर लेना चाहिए एज ए लेक्चरर. आई ज्वाइन देयर एंड व्हेन द पोस्टिंग केम, तो आई थॉट अब क्या करें. तो दैट वाज द टफेस्ट डिसीजन टू मेक. ये आप सब लोग की लाइफ में आएगा कि जब हम कोई एक काम कर रहे हैं या कहीं पर सेटल्ड हैं, जॉब कर रहे हैं, उसको छोड़कर किसी दूसरी जॉब में जाना या उसको छोड़कर यूपीएससी के लिए पीछे भागना क्या हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं. ये डिसीजन आप लोगों को खुद ही लेना पड़ेगा. आई टुक माई डिसीजन. सब लोगों ने फोर्स किया, नहीं टेक महिंद्रा ज्वाइन कर लो, यहाँ पर कुछ नहीं है, यूपीएससी इज गैम्बल और यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, तुम कैसे करोगी. और सब चीजें सुनी, बट डिसीजन तुम्हें खुद को ही लेना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है. तो आई टुक माई डिसीजन. तो आई ज्वाइंड इन कोर और मैं वहीं पर स्टार्ट करती रही. बट कोर रुड़की बहुत छोटा सा सिटी है, वहां पर सही गाइडेंस मुझे नहीं मिली. तो सून आई रियलाइज कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है. आई हैव टू गो टू दिल्ली. बट दिल्ली जाना भी आसान डिसीजन नहीं है हम लोगों के लिए, बिकॉज हम सब एक ही तरह की पृष्ठभूमि से आए हुए रूरल बैकग्राउंड के छात्र हैं यहाँ नवोदय में. तो इतना फाइनेंशियल क्रंचेस हमारे पास होते हैं, घर वाले थोड़ा हमारे लिए डरे हुए रहते हैं कि गांव के बच्चे हैं, बाहर दिल्ली जैसी सिटी में कैसे जाएंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे. एंड बीइंग अ गर्ल, अकेले दिल्ली जाना, ये सब कैसे हो पाएगा. बट इसके लिए आपको विल पावर चाहिए. आपको चाहिए कि कुछ भी हो मैं कर लूंगी, मुझे हौसला चाहिए. तो वही हौसला मेरे पास था. बट आई एम वेरी थैंकफुल टू वन ऑफ माय फ्रेंड मिस्टर मयंक. उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड उसके भरोसे पर ही मैं वहां पर जा पाई. एंड ही इज माय बेटर हाफ नाउ. एंड तो उसका साथ मेरे साथ था, इसलिए मैं चली गई. दिल्ली जाकर भी जर्नी आसान नहीं रही है. वहां पर भी फाइनेंशियल क्रंच बहुत था कि हम कैसे करेंगे. घर वालों का सपोर्ट इकोनॉमिकली इतना नहीं था. मोरली उनका काफी सपोर्ट था, बट इकोनॉमिकली उनका सपोर्ट नहीं था. सो आई थॉट कि यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाया जाए, प्रोजेक्ट्स बनाए, बच्चों के ट्यूशन पढ़ाया एंड कुछ जो दोस्त सेटल्ड थे उनसे मदद ली. तो ये सब हमने वहां पर दिल्ली में किया. बट आई वॉज वेरी लकी एंड थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड कि उस सेम अटेम्प्ट पर मेरा आई गोट इन टू IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स. इसके बाद लाइफ थोड़ी आसान हो गई है. इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आने के बाद दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर सर्विस इन इंडिया. एंड आई उसके बाद फिर NADT जाकर मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली. ट्रेनिंग के बाद भी मुझे लगा कि IRS मेरे टेम्परामेंट को सूट नहीं करती, या बिकॉज मैं IRS के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे IAS के लिए जाना चाहिए. गांव की पृष्ठभूमि के होने के नाते मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ. बट लेकिन मैंने देहरादून में ज्वाइन किया एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. वहां पर मैं पोस्ट हो गई. बट वो सेटिस्फेक्शन, वो थ्रिल मुझे इस जॉब में नहीं मिला. तो आई थॉट कि व्हाई नॉट वन मोर चांस टू UPSC. So then I wrote again, and in 2015 I was selected in the Indian Administrative Service, and right now I am posted in Dehradun as a joint magistrate. This is all about my little struggle. ये ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा स्ट्रगल है, सबको करना पड़ेगा, सबकी लाइफ में ये स्ट्रगल आता है, ये फेज आता है. बट सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपना हौसला मत हारिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए. कहीं डिप्रेसिंग मोमेंट आएंगे, कई बार दोस्त कहेंगे कि ये कुछ नहीं है, नहीं होगा, घर वाले रिलेटिव सब लोग बोलेंगे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो, कुछ और करो, कुछ और करो. बट नहीं, तुम्हें कंटिन्यूअसली अपने आप को पुश करना है, अपने आप को, अपने आप पर भरोसा रखना है. मैंने यही सीखा है. एंड ये सब मैं सीख पाई, इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं नवोदय को देना चाहूंगी, माय अल्मा मैटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वहां की स्टडीज, वहां पर जो कुछ पढ़ाया गया वो मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन में इतना मेरे साथ दिया उस प्रिपरेशन ने कि मुझे आसान लगी अपनी जर्नी.
और दूसरा, वहाँ वहाँ जिस तरह हम रहते हैं, एक दूसरे का साथ देके, दोस्तों का साथ लेके, अपने आप ही हमें सब कुछ अपने आप को मोटिवेट करके चलना है, और तो ये सब भी मेरे इसमें फायदेमंद रही। तो दोस्तों, ये तो मेरा यूपीएससी का थोड़ा सा स्ट्रगल था जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अभी मैं कुछ यूपीएससी के प्रिपरेशन कैसे करनी है, कुछ बेसिक हमारे मन में डाउट्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हमें आती है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी आपको। एंड देन आई विल टेल यू कि कैसे नवोदय ने मेरी हेल्प करी है यूपीएससी में, कैसे तुम लोगों को भी पढ़ाई करनी चाहिए। तो यूपीएससी के बारे में आई थिंक जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि क्या पैटर्न है, बट मैं दोबारा से पूरा पैटर्न बता देती हूँ। इसमें ये है कि फरवरी 2018 को टारगेट करते हैं, अगर फरवरी 2018 में नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में तुम फॉर्म फिलअप करोगे। उसके बाद इसमें 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स हमारा जून में होगा 2018 में, एंड देन मेंस अक्टूबर 2018 में होंगे, एंड देन मार्च टू अप्रैल में हमारे पर्सनालिटी टेस्ट हो जाएंगे एंड रिजल्ट आएगा। अब इसका पैटर्न, प्रीलिम्स में अब हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, प्रीलिम्स में जस्ट जनरल स्टडी का एक पेपर है और एक एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड इज नथिंग, 10th तक का बेसिक मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल रीजनिंग, इस तरह का है, जो कि केवल पासिंग है। उसके लिए इतनी आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ी बहुत तैयारी में भी हो जाएगा। बट द मेजर पार्ट इज जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज बहुत वाइड है, उसका सिलेबस काफी ज्यादा है, तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट, एक जनरल स्टडीज में 2 ट्रेडिशनल एंड करंट। ट्रेडिशनल में वो सब्जेक्ट्स आएंगे जो तुमने अपने स्कूल में पढ़ा है, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, सोशियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन, फॉरेन पॉलिसी, ये सब छोटा जो एकदम हमारा पक्का है, जिसको हम अगर टारगेटेड पढ़े तो उसको हम अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा आएगा हमारा करंट इवेंट्स, लाइक करंट साइंस एंड टेक, करंट इकोनॉमी एंड करंट जो भी इश्यूज चल रहे हैं, सोशल इश्यूज, वर्ल्ड इश्यूज, जितना भी चल रहा है वो करंट में हमारा आएगा। तो इन दोनों को अलग अलग करके हम स्ट्रेटेजी से प्रीलिम्स के लिए पढ़ सकते हैं। एंड देन कम टू मेंस में हमारे टोटल 9 पेपर हैं, 4 GS1, GS2, GS3, GS4 एंड 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन का भी हो सकता है, एंड यू कैन चूज योर ओन सब्जेक्ट जो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। तो देन इसके बाद 4 पेपर आपके GS के हैं। GS1 में आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज, ये सब आएंगे। GS2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल दिस। GS3 में आपका साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी एंड करंट इश्यूज। एंड GS4 इज एथिक्स, इंटेग्रिटी वाला जो पोर्शन है वो। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके 2 ऑप्शनल पेपर होंगे, एंड देन एक एसे एंड हिंदी एंड इंग्लिश। 7 पेपर्स के मार्क्स आपके जुड़ेंगे, GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल एंड एसे। देन उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, 275 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। एंड देन ये तो आपका एक ब्रॉड पैटर्न हो गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है लोगों को तैयारी करने के लिए? पहले टाइम पर ये था कि हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं था। पहले हम लोगों को ये लगता था कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े। लेकिन अब मटेरियल मार्केट में इतना ज्यादा अवेलेबल है कि आप सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। उसमें से हमें सिलेक्टिव क्या पढ़ना है, हमारा निगेटिव लेबर बच जाए, तो उस डायरेक्शन में आपको फोकस करना है। लाइक आई बताए, सब लोग भी बताते हैं जितने भी पढ़ रहे हैं कि एनसीईआरटी मस्ट है पढ़ना, और मैं भी आपको कहूंगी कि एनसीईआरटी मस्ट है। आप 6 to 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए प्रीलिम्स के लिए। बिलीव में डायरेक्टली उसमें से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी के सेंटेंस आपको प्रीलिम्स में भी मिलेंगे और मेंस में भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो फर्स्टली आपको एनसीईआरटी पर कमांड करनी है, एनसीईआरटी सब पढ़नी पड़ेगी। देन उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद यू कैन गो टू हायर बुक्स, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लक्ष्मी चंद आप पढ़ सकते हो। पहले तो बेयर एक्ट से पढ़ना चाहिए, अगर नहीं समझ आता है तो लक्ष्मी चंद की हेल्प ले सकते हो। हिस्ट्री के लिए हम RS शर्मा हम लोगों को बताते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए हम फाइन आर्ट्स की 11th क्लास की एनसीईआरटी बताते हैं। ज्योग्राफी के लिए भी काफी सारी बुक्स माजिद हुसैन वाली बुक बताएंगे, लेकिन ये लेटर स्टेज में है। आप पहले एनसीईआरटी से अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए। जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा।
ये आपका इसके लिए। दूसरा प्रॉब्लम सबका आता है कि लाइक यूपी एंड उत्तराखंड एंड उसमें वहां के नवोदय के बच्चों के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सा मीडियम लेना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, बिकॉज देर फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड उन्होंने अपना पूरा स्टडी हिंदी में किया होता है, बट लाइक इंजीनियरिंग एंड आगे एमबीबीएस या कुछ भी करने के लिए उन्होंने इंग्लिश मीडियम चूज किया होता है, देन दे आर वेरी कंफ्यूज कि किस मीडियम में लिखे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मुझसे आज भी लोग पूछते हैं, मैंने उसका जवाब यही, आपका इंटरेस्ट किस में, आप अपने आप को बेटर किस में एक्सप्रेस कर पाते हैं। बिकॉज कोई भी आपके आंसर्स चेक करेगा, आपसे आपको ओरली नहीं पूछा जाएगा। आप कई बार ऐसा होता है कि हम बोलने में इंग्लिश हमारी खराब होती है बट लिखने में बहुत अच्छी होती है, तो आप इंग्लिश मीडियम चूज कर सकते हैं। रही बात इंटरव्यू की, इंटरव्यू में आप अलग मीडियम भी चूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने मेंस में हिंदी मीडियम लिया है तो आप इंटरव्यू में इंग्लिश मीडियम भी ले सकते हैं, एंड इट इज अदर वे राउंड। मेंस में आप इंग्लिश मीडियम लिख लीजिए और इंटरव्यू में आप हिंदी मीडियम ले लीजिए। ये ऑप्शन अवेलेबल है एंड दिस इज वेरी गुड फॉर अस कि ये इस तरह से किया जाए। एंड इसके अलावा सब्जेक्ट सब्जेक्ट हम कैसे चूज करें, हमने इंजीनियरिंग पढ़ी है, मैथ्स ले, फिजिक्स ले, केमिस्ट्री ले, क्या ले। उसके अलावा फिर लोग पूछते हैं कि जनरल स्टडीज में तो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज का ज्यादा है, आपने देखा ही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, सोशियोलॉजी, ये सब है, तो हम कौन सा सब्जेक्ट लें, ये हमारा सबसे बड़ा डायलेमा होता है। अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लीजिए, इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो आप हिस्ट्री उठा लीजिए, अगर आपको पब्लिक एड में आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप पब एड ले लीजिए। बट अगर इंटरेस्ट नहीं है देन यू गो फॉर कैलकुलेशन, लाइक हाँ ये मेरा जीएस का इतना पार्ट कवर कर लेगा ये सब्जेक्ट, तो इसलिए मुझे ये लेना चाहिए। लाइक आप अगर हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री जीएस 1 के पेपर में मेजर पोर्शन है मेंस में, तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं। पब एड मेजर पोर्शन है, पब एड ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, तो आप इस तरह से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। थर्ड, अगर आप बहुत अच्छे हैं किसी सब्जेक्ट में, लाइक किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है तो उसको लगता है कि मुझे मैथ्स लेना चाहिए, देन गो फॉर इट, नो डाउट। तो ये 2-3 तरह के सवाल मेरे पास आते हैं पूछने के लिए। गाइस आप भी मुझसे मतलब कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं कि आपका कोई यूपीएससी रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आई कैन गाइड यू। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। गाइज मेरा ये मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट था। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है। हिस्ट्री मेरा ग्रेजुएशन में भी नहीं था, बट मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री लिया। एक नेहा उपाध्याय का क्वेश्चन आया है कि व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो इकोनॉमिक्स के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ। इकोनॉमिक्स मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, अगर आप नेहा आप मुझे मैं आपको पर्सनली मैसेज करके बता दूंगी उनके बारे में जिनका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा है। एंड कंप्यूटर्स, डॉक्टर सचिन पटेल पूछ रहे हैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के साथ आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल 3 कोर सब्जेक्ट है। कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट नहीं है यूपीएससी में। आप मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री में जा सकते हैं, अगर नहीं तो आप ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। जेएनवी मेडिकल स्टूडेंट्स हाउ टू चूज सब्जेक्ट, ये है भरत कुमार का क्वेश्चन है, मेडिकल स्टूडेंट्स हाउ टू चूज सब्जेक्ट। एज आई टोल्ड यू कि आप मेडिकल साइंस ले सकते हैं। देयर आर मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिन्होंने मेडिकल साइंस से किया है, इवन फ्रॉम नवोदय ऑल्सो।
वन ऑफ माय फ्रेंड विपुल चावड़ा, ही टुक मेडिकल साइंस, तो आप ले सकते हैं, बट अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लगता है इट वुड बी गोइंग टू वेरी टफ, तो आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। मेडिकल साइंस क्योंकि ना तो मेरा बैकग्राउंड है ना मैंने लिया है, तो इसलिए आई कांट कमेंट कैसे करना है। ये अजय कुमार पूछ रहे हैं, स्पेशल बेनिफिट फॉर द लॉ एस्पायरेंट। यस, ऑफ कोर्स, लॉ एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि लॉ में हम कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, एफआर सब पढ़ते हैं। देन लॉ में ये मेजर पोर्शन आता है हमारा प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। एंड एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, लॉ वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो सजेस्ट करते हैं ये लॉ वाला सब्जेक्ट, एंड आई पर्सनली फील कि ये काफी हेल्पफुल रहता है, बिकॉज 2-4 मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मतलब जिन्होंने लॉ लेकर क्लियर किया। यू नो मुनीश शर्मा, सेकंड रैंक, उसने भी लॉ से किया था, ही इज ऑल्सो माय फ्रेंड। तो वो उन लोगों ने बताया था कि काफी इस लॉ के सब्जेक्ट में काफी जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए ये अच्छा सब्जेक्ट है। ये अमित तिवारी का क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डू आई नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं 14 to 15, 16 आवर्स, बट नहीं, बिलीव मी, आप एक दिन में 5 से 6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे इन जनरल। जब एग्जाम टाइम सामने आता है तब हम 10 घंटे भी पढ़ लेते हैं, 11 घंटे पढ़ लेंगे, बट कंटिन्यूअसली हम 3-4 घंटे, 5 घंटे से ज्यादा डिवोट नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज सफिशियंट। अगर आप एक दिन में 4 से 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं सिंसियरली, कंसंट्रेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, दैट इज इनफ। जब एग्जाम टाइम आता है तब हम अपने आप अपना ड्यूरेशन बढ़ा लेते हैं, तो 4-5 घंटे इनफ है। अगर जीरो से आप स्टार्ट करें तो फर्स्ट गो फॉर एनसीईआरटी, पहले एक एनसीईआरटी टारगेट करके खत्म कर लीजिए। आज मुझे ज्योग्राफी का एनसीईआरटी खत्म करना है, आज मुझे हिस्ट्री का। 2-3 बार जब आप एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे तो आपको अपने आप लगने लगेगा कि हाँ, हमारे कमांड में बहुत कुछ है। अकाउंटेंसी एंड बिजनेस ले सकते हैं क्या? हाँ, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस ये सब्जेक्ट है, बट ज्यादा मुझे नहीं पता है, बिकॉज मेरा ऑप्शन नहीं था। व्हाट आर द बुक्स यू सजेस्ट? गाइस, बुक्स जनरल स्टडीज के लिए आज सच बुक्स हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे हिस्ट्री के लिए हम कुछ बुक्स पढ़ेंगे, आर.एस. शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, एंड बिपिन चंद्रा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एंड दिस ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी सफिशिएंट है, पुराने वाली, एंड सोशियोलॉजी के लिए भी एनसीईआरटी इनफ है। तो ये हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं और जीएस के लिए भी पढ़ते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए आपको स्पेसिफिक बुक्स पर जाना पड़ेगा। एक मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो मैं हिस्ट्री की आपको बुक्स बता सकती हूँ जो मैंने पढ़ी हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मतलब मुझे बुक्स नहीं पता होंगी। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट दिस कुमार प्रमोद पीके, व्हेन शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस? फाइनल ईयर ठीक रहेगा, अदरवाइज तो तुम्हारी स्टडीज इंजीनियरिंग की भी नहीं हो पाएंगी, बट फाइनल ईयर सफिशिएंट है। 1 साल अगर कोई डेडिकेशन के साथ 1 साल करता है तो 1 साल सफिशिएंट है तैयारी के लिए। उसके आगे हमारा लक है, या फिर हम किस तरह उस दिन एग्जाम के दिनों में हमने अपना टेम्परामेंट कैसे रखा है, अपने आप को कितना काम एंड कंपोज रखा है एग्जाम्स लिखते हुए, इंटरव्यू के दिन हमने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया, ये उस पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज आई थिंक 1 पूरा साल काफी है सब्जेक्ट के लिए। दिस इज केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड से कैसा रहेगा? संतोष गुप्ता, केमिकल इंजीनियरिंग एज ए सब्जेक्ट नहीं है। आपको इंजीनियरिंग के केवल 3 सब्जेक्ट है, एज आई टोल्ड यू, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। अगर उसके अलावा इंजीनियरिंग, उसके अलावा साइंस के आपको सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये मोहित मोनी मुझसे पूछ रहे हैं, हिस्ट्री के लिए आपने बुक्स क्या क्या पढ़ा है? एंशिएंट हिस्ट्री के लिए झा एन श्रीमाली, आर.एस. शर्मा। मेडिवल हिस्ट्री के लिए हमने सतीश चंद्रा एंड इकबाल, इरफान हबीब, एंड दिस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा, आर.एल. शुक्ल, सुमित सरकार। 3-4 बुक्स हैं, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जैन एन माथुर। ये 3-4 कॉमन बुक हैं जो सब लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा जब हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाकर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री या सोशल हिस्ट्री है, या इसके लिए छोटा छोटा बुकलेट आता है जो ऑथर ने लिखा, वो
आप अगर हिस्ट्री का प्रिपेयर करेंगे तो मैं आपको अलग से वो बता दूंगी। हिस्ट्री के लिए मेरे पास सब मटेरियल भी है एंड बुक्स भी, आई विल टेल यू। हाउ मेडिकल स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट। भरत, ये हमारे नवोदय के कुछ साथी हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने मेडिकल सब्जेक्ट लेकर क्लियर किया है। आप उनसे आप पूछ सकते हैं उन्होंने कैसे किया है। मैकेनिकल फील्ड, संतोष गुप्ता, मैकेनिकल फील्ड अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है। एक एक दो दोस्तों को मैं जानती हूँ जिन्होंने किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। To prepare for IAS exam, which subject should I take pursue after class 12? This is a question from JNV Kohima. अभी ग्रेजुएशन के लिए आप यू कैन गो इन एनी फील्ड, कॉमर्स, साइंस और इंजीनियरिंग एंड सभी तरह के फील्ड से लोग क्लियर कर रहे हैं। आज का ट्रेंड ये है कि मैक्सिमम लाइक इन आवर बैच 180 में से 60-70% आर इंजीनियर्स, देन 20% आर डॉक्टर्स एंड उसके बाद ह्यूमैनिटीज वाले हैं। अब ट्रेंड इस तरह से है, आप कोई भी फील्ड ले सकते हैं, आप उसके बाद यूपीएससी कर सकते हैं। जस्ट इसके लिए क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन है किसी भी फील्ड में। आज प्रिया आर्या ने पूछा, आई हैव ज्योग्राफी, इट विल हेल्प मी और नॉट। यस यस, ज्योग्राफी अच्छा सब्जेक्ट है बट बहुत वाइड सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है, बट लेकिन जीएस में उसका कवरेज काफी है, तो इसलिए ये हेल्प करेगा। अगर आपका ज्योग्राफी अच्छा है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प। व्हाट आर द रिलेटिविटी, व्हाट आर द रिलेटिवली इजी, गौतम कुमार, आप पूरा रिलेटिवली इजी सब्जेक्ट्स, ओके। गौतम, इजी सब्जेक्ट्स तो कुछ नहीं है। फर्स्टली इंटरेस्ट पर है, दूसरा आप सिलेबस देखेंगे कि इसका छोटा है, अगर इंटरेस्ट नहीं है सिलेबस छोटा है। देन थर्डली आप देखेंगे कि उसका जीएस में कवरेज कितना है, कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से मुझे जीएस का कितना कवरेज मिल रहा है। तो लाइक जैसे कुछ सब्जेक्ट बहुत छोटे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत छोटा है, उसका जीएस में कवरेज भी काफी है। लॉ छोटा सब्जेक्ट है, जीएस में कवरेज काफी है। सोशियोलॉजी भी छोटा सब्जेक्ट है, जीएस में थोड़ा कवरेज है उसका, बट लेकिन काफी लोग इनको लेते हैं, तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। यू कांट से कि कितना कैसा क्या रहेगा इसका। तो ये इजी सब्जेक्ट्स हैं। what are your guidance for fresher medical students? मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एज आई टोल्ड यू कि मेडिकल का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेडिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट, बट कुछ दोस्त हैं, नवोदय के भी कुछ दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं जो आपको बता सकते हैं कि मेडिकल साइंस कैसा रहेगा। I'm engineering student also. Which subject? If you are good in science, Gaurav, if you are good in science, so you can choose maths. मैथ्स वुड बी गुड। मैथ्स में काफी पिछले कई सालों से काफी अच्छा स्कोर रहा है, और रिलेटिवली कोचिंग भी मैथ्स की दिल्ली में काफी अच्छी है। कुछ 2-3 दोस्तों को जानती हूँ जिनके पास मैथ सब्जेक्ट रहा है। अगर आप इंजीनियरिंग वाला या साइंस वाला सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हैं तो आप फिर ह्यूमैनिटीज में से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए लॉ वुड बी बेनिफिशियल, क्योंकि थोड़ा उसमें स्टेप बाय स्टेप हमारी पढ़ाई है। यस सर, कुमार प्रमोद पीके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है आईएएस में, इट इज देयर। Tell us about the quality of Navodaya Vidyalaya in your life and success. Neha Chauhan, this is a very relevant question. I'm coming on this. Firstly, so in JNV, the focus is on NCERT books. That is very good. In any other school like convent भी है या सब हैं, तो they didn't focus in NCERT. यहाँ पर like in my नवोदय हरिद्वार, our principals हमेशा बोलते थे कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो। एंड व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ना मेरे लिए काफी इजी लगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रेड इन नवोदया अच्छे से। तो फर्स्ट एडवांटेज नवोदय में स्टडी का। सेकेंड एडवांटेज ऑलराउंड डेवलपमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज, बिकॉज पर्सनैलिटी टेस्ट में दे लुक into your CV, and in CV co-curricular activities add more points. I tell you my experience. जब first time I went for interview
एक अलका सिरोही मैम का बोर्ड था, एंड उन्होंने मेरा सीवी देखा एंड दे ऑल वर वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ माय को करिकुलर एक्टिविटी, बिकॉज आई प्लेड नेशनल इन हैंडबॉल, देन आई पिक अप बास्केटबॉल, देन स्पोर्ट्स वाला फील्ड वाज वेरी वो, एंड देन इन पेंटिंग्स एंड म्यूजिक, डांस, सब एक्टिविटीज उसमें लिखा हुआ था, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ नवोदया, बिकॉज नवोदया में हमें सभी टाइप का एक्सपोजर मिलता है। तो ये इससे मुझे इंटरव्यू में आई गेट 210 मार्क्स इन इंटरव्यू बिकॉज ऑफ दिस सीवी ओनली। तो इसलिए नवोदय का ये पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम काफी नवोदय में सीखते हैं, थर्ड लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है नवोदय में। थर्ड लैंग्वेज जो हम सीख रहे हैं वो हम सीवी में लिखते हैं या आगे जाते हैं, तो वो काफी अच्छा इम्पैक्ट है उसका। देन दूसरा है टीम बिल्डिंग, नवोदय में हम सीख जाते हैं, हम किसी भी कैसे भी परिस्थितियों में हम रह लेते हैं, किसी भी लोगों के साथ हम अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। देन इंटरव्यू में भी हम लोग इतना ये जो ट्रेट्स हैं, बेसिक ट्रेट्स, वो हमारे सामने आते हैं। एंड फोर्थ वन आई विल टेल यू, एथिक्स एक पेपर है GS4 में। बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं एथिक्स के लिए, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लाइक ट्रेमेंडस बुक्स, एक एक टर्मिनोलॉजी उस पर भी पता नहीं कितनी सारी स्टडीज हैं। बट गाइस, यू डोंट नीड टू स्टडी ऑल दिस सब्जेक्ट। नवोदय में काफी कुछ हम एथिक्स के बारे में स्टार्टिंग से ही सीखते हैं, लाइक डिसिप्लिन हो गया है, हम्बलनेस हो गई है, इंटेग्रिटी, टीम बिल्डिंग, ये सब हम सीखते हैं। और यही सब बातें हमें एथिक्स के पेपर में लिखनी पड़ती हैं। अपने ही एग्जाम्पल से एक मैं रिलेट करके बताती हूँ। हमारे स्कूल में एक प्रैक्टिस होती है थॉट फॉर द डे, नवोदय विद्यालय हरिद्वार में। थॉट फॉर द डे में हम एक सेंटेंस, एक कोई भी कोट लेते हैं, किसी एक सेइंग लेते हैं, एंड देन वी गो फॉर इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम असेंबली में उसको बोलते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपको एथिक्स में मिलेगा। एक सपोज महात्मा गांधी का एक कोट मिलेगा, एंड उस कोट को आपको एक्सप्लेन करना है इन दैट एथिक्स वाले पेपर, एंड इसका मार्क्स होता है लगभग 75। कांट यू थिंक कि ये इतना इजी है, इसके लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी डे टू डे की लाइफ से या हमारे इसके एग्जाम्पल से ये बात सामने आ जाती है। तो ये वाला एथिक्स का पेपर में सब लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो एथिक्स के पेपर के लिए हम टर्म्स को ढूंढ लें गूगल पर, उनका टर्म्स का थोड़ा सा मीनिंग देख लें, देन अपने डे टू डे की लाइफ में हमें क्या एग्जाम्पल मिलते हैं, क्या केस स्टडीज मिलती है, उसको जोड़कर अगर हम लिखेंगे तो इसमें हमें काफी अच्छा स्कोर मिल सकता है। मैंने एथिक्स के लिए एक भी किताब नहीं पढ़ी थी, कुछ भी नहीं पढ़ा था, बिल्कुल। एथिक्स में जितने भी मार्क्स आए, इट इज बिकॉज ऑफ नवोदय विद्यालय में जो हमारी प्रैक्टिस थी थॉट फॉर द डे, उससे आए हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन है, हाउ नवोदय स्कूल एक्सपीरियंस हेल्प यू टू यू इन योर IAS प्रिपरेशन। एज आई टोल्ड यू, NCERT is enough for other subject, ruling out history. Mohit, this is I am telling for this general studies paper. General studies paper के लिए NCERT, prelims के लिए NCERT enough है, and mains के लिए भी आपके लिए 80% इनफ है। आपको जो थोड़ा 20% प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, दैट इज करंट इश्यूज। करंट इश्यूज जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होकर आते हैं, लाइक आप का कोई भी साइक्लोन आया है, वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा, बट वो करंट से रिलेट करके पूछेंगे। हिस्ट्री का भी ऐसे, आर्ट एंड कल्चर का कोई हमें कुछ खुदाई में कुछ मिला है, वो करंट इशू है, बट उसको वो रिलेट करके पूछेंगे हिस्ट्री से, तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर की जरूरत होगी। मेरे पास हिस्ट्री सब्जेक्ट था, आपको बता ही चुकी हूँ। आई एम a student of BSc first year, how prepare IAS and UPSC. I am student of JNV महोबा। निर्देश राज, BSc फर्स्ट ईयर में आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना NCERT की बुक्स पढ़िए, फिर आप करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिनट्स, सभी न्यूज़पेपर बहुत अच्छे हैं, बट हिंदू के एडिटोरियल्स काफी अच्छे हैं जो कि डायरेक्टली क्वेश्चंस में हमें हेल्प करते हैं। और न्यूज़पेपर पढ़ने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है लोगों को, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता है, तो हम 3-4 न्यूज़पेपर कैसे देखें। न्यूज़पेपर
जब हम हिंदू पढ़ने बैठते हैं तो स्टार्टिंग में आई टुक लाइक 4 to 5 hours टू कंप्लीट फुल न्यूज़पेपर। देन आई थॉट कि 4-5 घंटे तो न्यूज़पेपर पढ़ने में लग जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ेंगे। लेकिन वो धीरे धीरे वो टाइम रिड्यूस होता जाता है। अब वो धीरे धीरे तुम देखोगे वो 1-1.5 घंटे में तुम बाद में न्यूज़पेपर खत्म करने लगोगी, जैसे ही हैबिट में आएगा, लाइक 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ, वो डिपेंड करता है। देन उसके बाद हम जो दूसरे न्यूज़पेपर हैं उसमें हम न्यूज छोड़ सकते हैं, बट एडिटोरियल या कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने कवर किया है वो ले सकते हैं। तीसरा, अभी आजकल एक वेबसाइट है इनसाइट इंडिया, या दूसरी भी वेबसाइट है जिस पर वो डेली 7 to 8 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो उन क्वेश्चंस को उठाओ और देखो उस क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक न्यूज़पेपर से कवर किया है, तो उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर में। तो इस तरह से आपका न्यूज़पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा एंड डेली के आपके 7-8 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं। निर्देश, आपको सिर्फ अभी केवल एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर की हैबिट फोकस करने की जरूरत है। Anil, your question is, if we are preparing for UPSC just after 12th, then when we have to start studies extra book like you told, just for history and etc. Anil, after 12th you are taking any subject now, right? BSc or some BA history. If you are doing your graduation in that particular subject, you don't need to read extra books like I told you, like RSM or other book. You just have to concentrate on GS pattern. आपका सब्जेक्ट का तैयारी आपके ग्रेजुएशन के साथ होता जाएगा। देन आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, जस्ट फॉर एग्जाम्स का पैटर्न देख लो, मेंस का क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या तुम्हारे सब्जेक्ट से वो तुमने जो पढ़ाई किया है उससे रिलेटेड है या नहीं है। ऑफ कोर्स वो उससे रिलेटेड ही होंगे, बट अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगते हैं कि हाँ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो देन गो फॉर एक्स्ट्रा बुक्स, अदरवाइज नो नीड। एंड अदर क्वेश्चंस, ह्यूमैनिटीज में कौन सा सब्जेक्ट लेना बेस्ट रह सकता है? आई टोल्ड यू, तुम्हारे प्योरली तुम्हारे इंटरेस्ट पर है, उसके बाद तुम कवरेज देखते हो, जीएस का कितना कवरेज है। ऑल द पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पबैड, इनका सबका कवरेज है इसमें, जीएस में। बट फिर देखते हैं पॉलिटिकल साइंस काफी वास्ट होता है, ज्योग्राफी वास्ट है, हिस्ट्री वास्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिवली बहुत छोटा सब्जेक्ट है। तो ये सब सारी चीजें आप सोच समझ के अपने हिसाब से ले सकते हैं। संदीप पांडे, मैं जॉब में हूँ, बिना कोचिंग के भी तैयारी की जा सकती है? यस संदीप, जॉब में भी बिना कोचिंग के तैयारी की जा सकती है। आपको बस अपना टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा कि आप एक दिन में 3 से 4 घंटे आराम से पढ़ लें। आपको एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़नी है, ज्यादा पढ़ना नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा आपको खुद समझ आएगा कि मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी है पढ़ाई की, 7-8 घंटे या 10 घंटे करना है, तब आप जो करंट के मॉड्यूल्स हैं उनको उठा सकते हैं। लाइक विजन का वो स्पेसिफिक मॉड्यूल्स निकालते हैं, इनसाइट का पूरा कंपाइल करके देते हैं, तो वो हम आप लास्ट में उठा सकते हैं। और बिना, आजकल तो काफी इजी है संदीप, बिना कोचिंग के भी, बिकॉज ऑनलाइन इतना ज्यादा मटेरियल है, ऑनलाइन इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी क्लासेस हैं, लाइक रोमन सैनी की अन अकेडमी है, काफी अच्छे लेक्चर्स उस पर हैं। ज्योग्राफी, एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक के उन्होंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप उनको सुन सकते हैं। देन दिस इनसाइट पर रोज क्वेश्चंस आते हैं, इनसाइट्स पर आप देख सकते हो। बाकी और भी काफी सारी साइट्स हैं, उन पे देख सकते हो। कोचिंग आई थिंक अभी इतना रेलेवेंस कोचिंग का सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां पर आपको कंपटीशन मिल जाएगा, आपको टेस्ट देने को मिल जाएंगे, आपका कॉपी चेक हो जाएगा, आपको फीडबैक मिलेगा कि आपने कैसा आंसर लिखा है, क्या लिखा है, ये आपको एंड सर्कल मिलेगा। तो ये कोचिंग के ये बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। विशाल, मैंने अभी बताया है ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए अन अकेडमी के आप वीडियोस देखिए, उन्होंने काफी अच्छे वीडियोस बनाए हैं एनसीईआरटी पे। एंड देन दिस इनसाइट वाला थिंग, इनसाइट काफी अच्छे क्वेश्चंस पुट अप करता है, बिकॉज लास्ट वाला जो अटेम्प्ट मैंने दिया है बस सर्विंग हियर ओनली इन देहरादून, तब मैंने सर्विस में रहते रहते एग्जाम दिया है, बट मेरी तो पहले की भी स्टडीज थी, तो मैंने सिर्फ इनसाइट को फोकस किया था, उनके क्वेश्चंस उठाए थे, तो मुझे काफी अच्छे लगे, इसलिए आई एम शेयरिंग।
आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, आई मीन आई कांट कंप्लीट माय आंसर इन वर्ड लिमिट, हेल्प मी। ये आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही आएगा। वर्ड लिमिट में आप पॉइंटर्स में चले जाए, आप पहले क्वेश्चन का पैटर्न पहचानिए। मेंस के क्वेश्चन में काफी आपको 3-4 पैटर्न मिलेंगे। एक तो उन्होंने पूछा रीजंस बताओ, तो यू कैन डायरेक्टली हिट इनटू पॉइंट्स 1 2 3 4, उससे आपका टाइम बच जाएगा। सेकेंड टाइप का आंसर है क्रिटिकली एनालाइज दिस इशू, तो आप उसमें पॉइंटर में नहीं लिख सकते हो, आप इशू को बता दोगे दिस इज वन इशू, सेकेंड इशू, देन उसको सबको मिक्स करके एनालाइज करके एक 3-4 लाइन में बता दीजिए, इससे आपका वर्ड लिमिट बचेगा। अदरवाइज सब लोग करते हैं कि एक ही पैटर्न में लिखते चले जाते हैं। अगर इफ दे आर इनटू पॉइंटर्स तो वो पॉइंटर्स में लिखेंगे सब क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन का टाइप पॉइंटर्स में लिखने वाला भी नहीं हो। और अगर वो उनको सबको पैराग्राफ में लिखना है तो कोई कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमें सीधे सीधे उन्होंने कारण पूछे हैं, रीजंस पूछे हैं या इश्यूज पूछे हैं, तो उनको पैराग्राफ में लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो उससे हमारा ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी, जो कंप्लीट नहीं होते आंसर। This Bharat Kumar, people are watching across nation. Kindly give information in English so that everyone get it very easy. Bharat, sorry for that. मेरा मीडियम भी हिंदी रहा है एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी, तो इसलिए मैं हिंदी में ज्यादा बात कर रही हूँ। आई ट्राई टू tackle your problem. Which are the IS coaching centers do you suggest? Like there are many coaching centers, like famous ones are Waziram, ALS, Nirvana, Nirman. I don't have much idea about these all coaching centers. I was in Nirvana, तो उसके बारे में ही थोड़ा पता है। The best, which is the best medical college? Medical college, I think it is AIMS only, and coaching center UPSC. As of now, the people suggest Wajiram, but I don't think so. You can prepare from any coaching center, and from, in fact, online also you can prepare. This ma'am, please tell books for the PT in history. History के लिए PT में NCERTs are sufficient. Then modern history के लिए you can read this बिपिन चंद्रा. उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। विनोद सिसोदिया क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जब आप दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम पास किया तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? कृपया अपना ये अनमोल अनुभव शेयर कीजिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एग्जाम इतना बड़ा नहीं है, आईएएस का एग्जाम इतना बड़ा नहीं है। कई सारे हमारे साथी हैं जो आईएएस में नहीं है, बट दे आर डूइंग रियली वेल। आईएएस और आईएएस जैसी सर्विसेज लाइक पीसी, आईपीएस, आईआरएस, इन सब से भी काफी अच्छा कर रहे हैं कुछ लोग। मतलब whether they are running their business, वो किसी आर्ट फील्ड में हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं। ये अनुभव की, मतलब मेरा टेम्परामेंट था कि हाँ मुझे आईएएस का एग्जाम करना है, इसलिए मैंने किया। अदरवाइज दिस इज नॉट दैट बिग, जितना आप लोग समझ रहे हैं कि आईएएस के एग्जाम पास कर लिया तो बहुत बड़ी कोई बात हो गई है। उससे बड़ा और उससे प्रेशियस मोमेंट मेरा नवोदय का एग्जाम क्लियर करने पर था। और जो आज भी मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दैट वाज नवोदय। बिकॉज मेरे यहाँ ऐसा था हमारे गांव में कि लड़कियों को पढ़ाने में थोड़ा लोग हेजिटेट करते थे, एंड जब मेरा रिजल्ट आया नवोदय का तो देन ऑल द फैमिली मेंबर्स एंड गांव के लोग कि लड़की को क्यों भेज रहे हो बाहर, इसको नहीं पढ़ाना चाहिए लड़कियों को, तो 10वीं का ये जितना यहाँ तक पढ़ सकती है पढ़ाकर इसको शादी कर दो, दिस एंड दैट। बट माई मदर, माई फादर, दे रियली फॉर मी, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं हमारी बेटी है, हम पढ़ने भेजेंगे। एंड काफी उनको दिक्कतें भी महसूस हुई है। तो इससे ज्यादा मेरी लाइफ में ये था कि मेरा नवोदय में हुआ। आज जब हम देखते हैं कि हजारों बच्चे जिनको एजुकेशन नसीब नहीं है, तब रियलाइज होती है हमें वैल्यू नवोदय की। और जब हम देखते हैं कि नवोदय के स्टूडेंट्स हम हर जगह, हर फील्ड में, कोई भी ऐसा नहीं जहाँ
नवोदय के स्टूडेंट्स नहीं है। और जो हमारे कंट्री के बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बिग नामी गिरामी, दून स्कूल, विलियम्स, वुडस्टॉक एंड ऑल दिस स्कूल, इनके स्टूडेंट से भी हम फार फार मोर बेटर कर रहे हैं। देन आई फील प्राउड। द अदर डे की कोई मेरे सामने दून स्कूल का कोई व्यक्ति आता है, मेरे सामने बात करता है, तब मुझे प्राउड फील होता है। यस, हाँ, जिस इतने बड़े स्कूल की बात हम करते हैं और हम नवोदय स्कूल से पढ़े हुए हैं, हाँ, हम इनसे बेटर कर रहे हैं, तब प्राउड फील होता है, सिर्फ एग्जाम पास करने से नहीं। और एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगी। एक कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, जापान के कोई स्कूल का वीडियो था, जहां पर बच्चे अपने आप सफाई कर रहे थे। तो सब लोगों को सलाह दी जा रही थी कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत देखो, हमें भी, इंडिया को भी यही सीखना चाहिए, सारे स्कूल को यही करना चाहिए। तो सब नवोदय वाले बच्चों को पता होगा कि हम लोग शायद अपना सफाई खुद ही करते हैं, हॉस्टल में, स्कूल कैंपस, टॉयलेट्स, ग्राउंड, सब संडे में रोज श्रमदान भी करते हैं। तो हम क्यों नहीं ये स्वच्छता एम्बेसडर बन के बाकी स्कूल्स में अपनी स्कूल को बता सकते हैं। वाइट, हम जापान के एग्जाम्पल ले, हमारा नवोदय अपने आप में एक एग्जाम्पल है सब लोगों के लिए, सारे स्कूल्स के लिए, इंडिया के लिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो काफी अब मुझे गौरवान्वित महसूस कराती हैं कि हाँ, नवोदय में पढ़ना और नवोदय के की शिक्षाएं मुझे मिली हैं, ये ज्यादा गर्व का विषय है। देन सुरेंद्र कुमार, आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम एज यूपीएससी एग्जाम। इट्स जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 32, ओबीसी के लिए 35 एंड एससी एसटी कैटेगरी के लिए आई थिंक देयर इज नो 42 आई थिंक। नेहा, आप मुझसे पूछ रही हैं विच सब्जेक्ट शुड आई चूज, हिस्ट्री और जियो। लाइक फर्स्टली योर इंटरेस्ट, if you are interested in history, so then you can go for history, and otherwise geography is also a very good subject. Both the subjects are very good, both subjects are wide and vast, so take your decision accordingly as per your choice, as per your coaching material which you are studying already, and take your decision. Please ma'am, suggest me about SSC exams. Vikas, I don't have idea about SSC exams, so I can't comment on that. Tell us the books of geography. Neha, geography was not my optional, so I don't have any idea about geography books. I just studied NCERT books, 11th and 12th NCERT for my mains and prelims. Public, please tell about PubAd. Kailash Sharma. Again, Kailash, my optional was history, so I don't have idea about public administration, and PubAd is a part of political science, but that much I know. There are various coachings in PubAd, so you can consult it there. How to balance current course and UPSC preparation? Mohit, like divide your time. Give, if you are already studying, like you would be in engineering some, तो engineering में इतना पढ़ने का नहीं होता है. Divide your time. Give 1 hour, 2 hour to your current studies and 1 to 2 hour for UPSC preparation. That is enough. जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे then आप अपना टाइम दोबारा से मैनेज कर लीजिए. Like give more time to UPSC preparation. This is very like इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप कैसे बैलेंस करना है. आपको समझ आ जाएगा खुद ही जब आप पढ़ने बैठेंगे. Where did you took coaching for UPSC preparation? Is it necessary to take coaching? And when most of the people choose Delhi, can you please suggest which subject if I choose? Computer science engineering background. Scoring के लिए करिश्मा, if I'm not wrong, it's करिश्मा. दिल्ली कोचिंग हब बन गया है, बहुत सारी कोचिंग्स वहीं पर खुल गई हैं, इसीलिए लोग दिल्ली प्रेफर करते हैं. एंड इजीली वहां पहुंच भी सकते हैं, एक्सेसिबल है. बट देयर आर गुड कोचिंग्स इन बेंगलोर ऑल्सो, हैदराबाद ऑल्सो एंड चेन्नई ऑल्सो. यहाँ पर भी काफी अच्छी कोचिंग्स हैं, आप वहां भी सजेस्ट कर सकते हैं. एंड एज फार एज द सब्जेक्ट इज कंसर्न, तो आप इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है, सिर्फ सिलेबस कम है, तो आप उस चीज को ध्यान में रख सकती हैं कि हाँ, मुझे पढ़ने में किस सब्जेक्ट को पढ़ने में मुझे कम टाइम लगेगा. Sociology, PubAd, these 2-3, psychology, and these are little मतलब छोटे सब्जेक्ट्स हैं थोड़ा.
इजी तो नहीं पता मुझे। How to prepare ethics and tips to write mains examination, answers in main examination. Oh, this is KVS Padmaja. एथिक्स के लिए एग्जैक्टली सच प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कुछ बहुत ज्यादा मटेरियल आपको मार्केट में मिलेगा, बिकॉज दिस इज द सबसे अनस्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स नहीं पता, कुछ नहीं पता कि आप पूछने वाले हैं। तो इसके लिए इसका सिलेबस उठाओ आप। क्वेश्चन जो आपको यूपीएससी ने दिया है उसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी दी है, जैसे इंटेग्रिटी हो गया, देन दिस डिसिप्लिन हो गया, इनका गूगल कर लो, इनका मीनिंग देखो। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट है आपको कोई थिंकर्स हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गया, नेल्सन मंडेला हो गया, फॉरेन थिंकर्स हो गए जो, और इंडियन थिंकर्स हो गए। उन थिंकर्स का थोड़ा थोड़ा उनका क्या उनकी उनका दर्शन शास्त्र क्या रहा है, मतलब उनकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस ये क्या रही है, आप थोड़ा वो पढ़ सकते हो। कुछ क्वेश्चन उसमें से होंगे। थर्ड क्वेश्चन इज केस स्टडीज। केस स्टडीज आपका डे टू डे लाइफ से आएगा। केस स्टडीज में आपको एक केस दे देंगे एंड देन उसको एनालाइज करने के लिए आपको 4-5 क्वेश्चन दे देंगे। केस स्टडीज आप न्यूज़पेपर में भी आते हैं और काफी सारे मैगजीन्स में भी बहुत सारी केस स्टडीज दी होती हैं, आप उनसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको अलग से कुछ कुछ कोचिंग सेंटर्स ने या कहीं दिल्ली में आपको एक मोटी सी बुकलेट बना के भी एथिक्स का दिया होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि वो इतना ज्यादा सफिशिएंट, ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप अपने हिसाब से आप इन तीनों चीजों को कंबाइन करके करेंगे तो एथिक्स का पेपर हो जाएगा। And what is the cutoff marks to be a genuine teacher and what else we do? ये तो मेरा क्वेश्चन नहीं है कि अनिल चौहान दीदी, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का अलग इम्पैक्ट पड़ता है क्या? नहीं, कोई दोनों लैंग्वेज इक्वल है। द थिंग इज कि आप मेंस में आंसर्स किस लैंग्वेज में अपना बेटर लिख सकते हैं, वो फर्क पड़ता है। गाइस, हिंदी एज अ मीडियम इज वेरी टफ, बहुत ज्यादा टफ है हिंदी में, बिकॉज आपको आंसर लिखने में आप टाइम लिमिट में अपना आंसर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बिकॉज हिंदी लिखने में थोड़ा मेहनत लगती है। एंड दूसरा, हिंदी में मटेरियल अवेलेबल नहीं है मार्केट में, स्पेशली जनरल स्टडीज में, स्पेशली साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, करंट इश्यूज, ऑल द मटेरियल्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश। एंड कोई गुड न्यूज़पेपर इंग्लिश हिंदी में नहीं है। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, ऑल द न्यूज़पेपर्स आर इन इंग्लिश, और हिंदी में इनका कोई वर्जन भी नहीं है। इसीलिए आपको हिंदी में ये डिफिकल्टी हो सकती है। अदरवाइज एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, यूपीएससी के लिए हम दोनों इक्वल हैं लैंग्वेज। इवन इंटरव्यू में भी यू चूज हिंदी ना, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है वहां पर। आपके सीवी पर मार्क्स होते हैं कि सीवी जो आपका सीवी है उसमें आपने जो लिखा है और जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे आप उसको बता पा रहे हैं या नहीं, वो वही मार्क्स होते हैं। अदरवाइज कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एनी अदर क्वेश्चन? अगर यूपीएससी के अलावा भी कोई आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिगनिंग से मैंने बताया है, बिगनिंग कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक न्यूज़पेपर उठाना है और एक एनसीईआरटी उठानी है। आपका अपने आप 2-3 महीने में आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। देन जब आप इसको पढ़ेंगे तो एंड आप यूपीएससी के फिर साइट पर जाके क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, देखेंगे आप उसमें से कुछ ना कुछ तो रिलेट कर पा रहे हैं। देन आपको अपने आप ही मोरल बूस्टअप हो जाएगा, आप उसके आगे फर्दर पढ़ते जाएंगे। Yes, is it possible to prepare for IAS after completion of IIT engineering or difficult? No, it's very easy. हमारे इंजीनियर फ्रेंड्स में से बहुत ज्यादा लोग आईआईटी से ही हैं, इंजीनियरिंग से ही हैं। To do present essay writing and where are the common mistakes everyone will do?
करिश्मा, दिस essay राइटिंग इज अगेन आपकी रीडिंग हैबिट, आप कितना ज्यादा बुक्स पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा बुक्स अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे होता है। एंड ऐसे में उन्होंने दो कंपोनेंट कर दिए हैं, एक आपका ऐसे इश्यूज को लेकर होता है, एक आपका साइकोलॉजी टेस्ट करता है। तो आपको दोनों में ध्यान रखना है कि आपको मिक्स नहीं करना है। आप जब इश्यूज डील करते हैं तो आपको इश्यूज स्पेसिफिक ऐसे लिखना है। ऐसे में दो तीन चीजें होती हैं, ऐसे बाइंडिंग होना चाहिए, एक पैराग्राफ से दूसरे से कनेक्शन होना चाहिए, फ्लो में होना चाहिए। एंड आप अपनी जो बात कह रहे हैं उसको पढ़ने में स्टार्टिंग से लास्ट तक एग्जामिनर को इंटरेस्ट बना रहे और मजा आए, बस इतना सा बात होती है। और जो टॉपिक दिया है उसका कोर आपको पकड़ना है। ये तीन चार चीजें आपको ऐसे में ध्यान रखनी है, और इससे ज्यादा मेरे ख्याल से ऐसे में और कोई ज्यादा चेक नहीं करते हैं कि क्या लिखा है। अगर आप पॉइंटर्स में लिखते हैं ऐसे में, दैट वुड बी बैड, बिकॉज ऐसे का मतलब ही है निबंध, बांधना, अपनी बात को बांधना। आप कैसे फ्लो ले जाते हैं ऐसे का स्टार्टिंग से लास्ट तक, कि एग्जामिनर बोर नहीं हो रहा है, एग्जामिनर का इंटरेस्ट बना हुआ है। एंड जो आप बात कहना चाह रहे हैं, जो उसने आपको इश्यू दिया, आपने उसको अच्छे से डील किया है उस ऐसे में, एंड उसी उसी टॉपिक पर आप स्टिक रहे हैं, आप इधर उधर नहीं भटके हैं। तो ये ऐसे का मेन बात होती है। गाइस, अगर आपका कोई और क्वेरीज है तो आप मुझे डायरेक्टली, मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर है 8800737087। आप मुझे अपना नाम, अपना नवोदय का नाम लिखकर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और मेरी मेल आईडी पर भी आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आई वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। और हम लोगों का सबका यही कंसर्न रहता है कि हम जो सीनियर्स हैं, कि अपने जूनियर नवोदियंस की हम कितनी हेल्प कर पाए, कैसे हेल्प कर पाए। आपको कोई भी इश्यूज हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड पढ़ाई से रिलेटेड इशू, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू हियर। एंड नवोदय हरिद्वार में तो आई विल बी विजिटिंग सून, हरिद्वार एंड देहरादून, तो आप तब भी पूछ सकते हैं। तो मेरा ईमेल आईडी अभी आप नोट कर सकते हैं, इट इज anuradha212000@gmail.com। तो आप ये कर सकते हैं। एंड आई थिंक आप लोगों की होपफुली मैंने जितनी क्वेरीज थी आपको डील किया है, इसके अलावा भी मैं आपकी सारी क्वेरीज आपको आगे लेती रहूंगी। एंड guys, thank you for listening me, and I'm very thankful to all my teachers, principal, JNV Haridwar staff member who helped me a lot in during my journey. And I'm very thankful to Aija and its moderator and alumni who work day and night to run this show, and it's world largest alumni FB group now, if I am right. And I also feel because हम लोग thankful हैं, because JNV as a institution is a very nice concept. JNV बहुत अच्छा concept हमारा दिया हुआ है। कहीं हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जब हम छोटे होते हैं हम समझ नहीं पाते हैं कि ये किस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमें टीचर्स का डांटना, छोटी छोटी बातें वहाँ की काफी खराब लगती हैं। हम लोग वार्डन्स का और अपने स्कूल में पीटी टीचर स्पेशली अपने हमें जब हम पर स्ट्रिक्टनेस बनाई जाती है तो हम काफी गुस्सा करते हैं और हमें काफी तकलीफ भी होती है। बट बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तब सोचते हैं कि हाँ वो ही छोटी बातें थी जिसके कारण आज हम यहाँ पर खड़े हैं। तो सभी लोग यही फील करते होंगे। एंड आप पर्सनली आई फील कि आप हम लोगों को फ्यूचर में भी ऐसे ऐसे लाइव स्पीकर्स आपको सुनने को मिलेंगे, और हम ध्यान रखेंगे कि हम आगे काफी और अदर वेरियस फील्ड से लोगों को ले आए। जैसे अभी आईएएस, आईपीएस, कोई आईआरएस आपके सामने आए होंगे, आगे हम लाएं कि कोई अच्छा बिजनेसमैन है या कोई दूसरे फील्ड में किसी ने एक्सेल किया है, आप लोगों के सामने लेके आए, ताकि लोगों के लिए और भी ज्यादा रास्ते खुले आगे करियर के लिए। बिकॉज सबकी इच्छा नहीं है, सबका केवल एक ही गोल नहीं है, सबका अलग अलग रास्ते हैं। तो आप हम लोग हमसे वो करेंगे। दूसरा, बच्चों के लिए मेरा बस सिर्फ एक छोटी सी सिर्फ यही बात है कि आप लोग जो भी करें, जिस भी काम को करें, आप उसको पूरा 100% करें, पूरा डेडिकेशन के साथ करें। अगर आप उसको डेडिकेशन के साथ करते हैं तो सफलता निश्चित है, 100% आपको सफलता मिलेगी। आप केवल
डेडिकेशन, हार्डवर्क, यही सफलता की कुंजी है। आप छोटे तरीके से जाके दूर तक नहीं जा पाएंगे, भले ही आप थोड़े दिन तक के लिए सफल हो जाएं, लेकिन आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। कोई भी फील्ड हो, आप किसी भी फील्ड में बिना मेहनत करे, बिना अपना 100% दिए, आप अचीव नहीं कर पाएंगे गोल। तो यही मेरी सबको आपको संदेश है कि छोटे बच्चों की, कि आप अपना काम करें, जो भी करें अच्छे से करें, खूब मस्ती करें, अच्छे से मस्ती करें। जब मस्ती का टाइम है, खेलने का टाइम है, खूब अच्छे से खेलें। खेलने का टाइम है, खूब अच्छे से खाओ एंड अच्छे से पढ़ो। तो ये सब छोटे बच्चों के लिए मेरा संदेश है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वन एंड ऑल। और थैंक यू मॉडरेटर एंड एडमिन ऑफ दिस आइजा ग्रुप, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया, एंड थैंक्स अ लॉट।